बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के एक और इंटरेस्टिंग और खौफनाक कहानी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जिन्नाती शहजादे की कहानी है जिसके सर में दर्द था। सायरा उसको दम करने गई तो उसके साथ जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि चैनल को पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अरे बाजी, आपको पता है कि मुझे इस घर के पास से गुजरते हुए डर लगता है। आखिर आप दर्द से जल्दी उठकर क्यों नहीं आ जाती? जैन बुरी तरह से खौफ से कांप रहा था, जबकि मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। जैन, तुम छोटी छोटी बात पर डर जाते हो। अब तुम बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे हो। बच्चों वाली बातें मत किया करो। मैंने जैन को टपकते हुए कहा तो वो मुझे खफकी से देखने लगा। आपा, इसमें बच्चों वाली कौन सी बात है? और जिन्नात का जिक्र तो कुरान पाक में भी मौजूद है। अभी तो रात को आप अम्मी को एक किस्सा सुना रही थी कि आपके दर्स में एक लड़की थी जिस पर एक जिन आशिक था। क्या वो बात झूठ थी? उसकी बात पर मैंने अपना सर थाम लिया था। बस तुम ऐसी ही बातें करके अपना और दूसरों का दिमाग खराब करते रहा करो। अब खामोशी से घर चलो, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। जैसे ही हम लोग उस हवेली के पास से गुजरने लगे थे, मुझे अजीब वहशत का एहसास हुआ था। हम कुछ साल पहले ही इस इलाके में आकर शिफ्ट हुए थे और जब से हम यहाँ पर रिहाइश पजीर हुए थे तब से ही उस घर के बारे में अजीबोगरीब बातें सुनने को मिली थी। यहाँ तक कि अब्बू ने जब ये घर खरीदा था तो तब भी लोगों ने कहा था कि ये घर आपके घर के साथ है, आपके घर से वाज़े तौर पर नज़र आता है। आपसे पहले यहाँ पर जो लोग रहते थे वो डर के मारे ये घर छोड़कर चले गए थे। उनका कहना था कि इस हवेली में जिन भूत हैं जो उन्हें वाज़े तौर पर चलते फिरते नजर आते हैं। अब आप लोग ये घर लेकर गलती कर रहे हैं। अब्बू ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते थे। उनका मानना था कि हर काम हुक्म रब्बी से ही अंजाम पाता है। अगर हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ने शर को लाना हुआ तो वो किसी भी तरीके से ला सकता है। हम लोग मस्तून दुआओं का एहतमाम करते थे, पंजगाना नमाज रोज़ा करने के आदी थे। इसी वजह से अब्बू को यकीन था कि ऐसी किसी भी बलाओं से हम लोग महफूज रहेंगे। मगर मुझे शुरू दिन से ही इस घर में अजीब सा महसूस होता था। अक्सर मुझे एक लड़के की झलक नजर आती थी मगर उसका चेहरा गैर वाज़ेह होता था। आज भी जब मैं हवेली के पास से गुजरने लगी तो आज भी मुझे उसकी छत पर एक लड़का टहलता हुआ नजर आ रहा था जिसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था। उसके सर के बाल लंबे लंबे घने और काले थे। उसका रुख मेरी तरफ ही था मगर इसके बावजूद भी उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो लड़का मुझे देखकर मुस्कुराया हो। मुझे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हो रहा था। बावजूद इसके कि मैंने नकाब ओढ़ा हुआ था मगर इसके बावजूद मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे चेहरे के एक एक नक्श को गौर से देख रहा हो। यही वजह थी कि मैं यहाँ से तेज़ कदमों से चलने लगी थी। मुझे बुरी तरह से घबराहट तारी हो गई थी और जैन भी मुसलसल यही बुड़बुड़ाए जा रहा था कि मुझे वक्त पर घर आ जाना चाहिए। आज हमारे दर्स में मजलिस थी। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी। बाजी की ये ख्वाहिश थी कि मैं ही महफिल मिलाद की मेज़बानी करूं और उन्हीं की ख्वाहिश पर मैं इतनी देर तक महफिल में रुकी रही थी। जानती थी कि शाम को उसी हवेली के पास से गुजरते हुए मुझ पर वहशत तारी हो जाएगी, मगर बाजी को नाराज़ भी नहीं करना चाहती थी और अब जैन की लंतरानियों को भी बर्दाश्त कर रही थी। घर आई तो अम्मी ने भी वही बात की, वक्त पर घर आ जाया करो, तुम्हारे देर से आने की वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ और जैन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज भी इसे बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें लेने के लिए भेजा था। मैं बुरी तरह से थकी हुई थी, आराम करने के लिए कमरे में आ गई थी। मैंने अपने बैग से वो फूल निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखे थे जो आज मुझे मेरी शागिर्द लड़कियों ने पेश किए थे। ये ताज़ा गुलाब के फूल थे जिनसे भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी और मैंने सोचा कि इन फूलों को मैं गमले में सजा दूंगी। जब मैं गुसल खाने से फरागत के बाद बाहर आई तो वो सारे फूल गमले में सजे हुए थे और उन फूलों के साथ और भी गुलाब के मुख्तलिफ रंग के फूल थे। पूरे कमरे में मीठी मीठी सी खुशबू फैली हुई थी। ये खुशबू मेरे पूरे वजूद को जैसे मुअत्तर कर रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि शायद अम्मी कमरे में आई थी और मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने इन फूलों को गमले में लगा दिया।
मगर ये बाकी फूल कहाँ से आए? मैंने उन फूलों को छू कर देखा तो मुझे उनकी नरमी से अजीब सी लताफत का एहसास हुआ था। तभी अम्मी भी कमरे में आई। अरे वाह, तुम्हारे कमरे से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये खुशबू इन गुलाब के फूलों की है। ये फूल कहाँ से आए? अम्मी भी हैरान होकर उन फूलों को देख रही थी। अम्मी का अंदाज ऐसा था जैसे वो अभी कमरे में आई हो और वो भी इन फूलों की खुशबू से मुतासिर हो गई हो। उनका अंदाज देखकर मैं हैरान हो गई। तभी वो कहने लगी कि आज रात के खाने में मेरी मदद करवाओ, तुम्हारे अब्बू के दोस्त आ रहे हैं, उनकी दावत है। मैं फिर अम्मी की थकन का ख्याल करके उनके साथ बावर्ची खाने में आ गई थी। मगर आज ये जो मेरे साथ अजीब व गरीब वाक़यात गुजरे थे, मैं उन्हीं के बारे में सोचती रह गई थी। और फिर मेहमानों के साथ मसरूफ़ होकर मैं तकरीबन इस बात को भूल भाल गई थी। ये उससे एक हफ्ते बाद की बात है। उस दिन मुझे फिर से दर्स से लेट छुट्टी मिली थी, क्योंकि उस दिन फिर से दर्स में महफिल मुनक्किद की जा रही थी। अब दर्स की बाजी ने फैसला किया था कि वो हर जुमे को बयान देंगी, जिसने सुन्नत और फ़राइज़ के फ़ज़ाइल और इस्लामी मसाइल से औरतों को आगाह करेंगी। आज भी महफिल बहुत देर तक जमी रही थी। वापस जाते हुए मुझे देर हो गई थी, मगर मजबूरी थी कि मैं बाजी की बात को टाल भी नहीं सकती थी। आज भी जब मैं घर वापस आने लगी तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि आज मुझे ज़ैन लेने के लिए नहीं आया था। मैं कुछ देर वहीं पर खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगी कि हो सकता है कि वो रास्ते में हो और पहुंचने वाला हो। मगर जब काफ़ी देर तक वो नहीं आया तो मैं फिर दर्स से अकेली ही अपने घर की तरफ चल पड़ी थी। गो कि दर्स का घर से फासला ज़्यादा नहीं था, मगर अब्बू को हम बेटियों का अकेले आना जाना अच्छा नहीं लगता था। और यूं भी घर से पहले वो जो वीरान हवेली आती थी, उसके बारे में अम्मी बहुत से तवहुमात का शिकार हो गई थी। गो कि वो पहले इन बातों पर यकीन नहीं रखती थी, मगर महल्ले की औरतों की बातें सुन सुनकर वो भी मुख्तलिफ तरह के वहम पालने लगी थी। आज जब मैं हवेली के पास से गुजरने लगी तो हवेली का दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। मैं हैरान रह गई कि जब से हम यहाँ पर आए थे, पहली बार ही मैं हवेली का दरवाज़ा खुला देख रही थी। वहाँ पर एक छोटी लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा हरासा नजर आ रही थी। बच्ची को देखकर मुझे उस पर बेसाख्ता प्यार आ गया। फिर जब उसके परेशान चेहरे की तरफ ध्यान गया तो मैं खुद भी परेशान हो गई। क्या बात है बेटा, आप ऐसे क्यों खड़ी हो? किसी का इंतज़ार कर रही हो क्या? मेरा ये कहना ही था कि वो बच्ची रो पड़ी। कहने लगी कि चाचू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, घर में कोई भी नहीं है और अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्ची बहुत समझदार थी और अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले में समझदारी से बात कर रही थी। मैं दिल ही दिल में उससे मरूब हो गई। सोचा कि अपने घर चली जाऊं, मगर फिर यह सोचकर रुक गई कि मुझे बच्ची की मदद करनी चाहिए। आखिर देखूं तो सही कि इसके चाचू को क्या हुआ है और फिर घर में किसी को उनकी मदद करने के लिए भेजूं। यूं भी दरवाजे के सामने ही एक चारपाई बिछी हुई थी, जिस पर कोई शख्स लेटा हुआ कराहता हुआ महसूस हो रहा था। फिर मैं बच्ची को लेकर उस चारपाई के पास आ गई थी और वो जो कोई भी था, एक बहुत ही हसीन और जमील इंसान था। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी, आंखें मूंदे तकलीफ से कराह रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल ज़र्द पड़ चुका था। मुझे उससे हमदर्दी महसूस हुई। क्या हुआ है आपको? आप बहुत तकलीफ में लग रहे हैं। आप रुके, मैं अपने घर में से किसी को भेजती हूँ ताकि वो आपको अस्पताल लेकर जाए। मगर उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ को आग ने छू लिया हो। मैंने एक झटके से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया। आज तक किसी गैर महरम ने मुझे देखा नहीं था और ये लड़का मुझे छू रहा था। एक इश्तियाल की लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। फिर मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो लड़का इस तकलीफ़ के आलम में भी मुस्कुरा दिया हो। फिर कहने लगा कि मुझे सर में दर्द है, अगर आप किसी को बुलाने से पहले मुझे दम डाल दें तो मुझे यकीन है कि उस दर्द से मुझे अफाका हो जाएगा। उसकी बात पर मैं एक पल को खामोश हुई। ये सोचने लगी कि उसे कैसे टालूं, मगर फिर उसकी मदद करने के ख्याल से मैंने उसके सर पर हाथ रखकर दम डालना शुरू कर दिया था। मैं आंखें बंद करके जज्ब के आलम में दम पड़ रही थी। उस लड़के की तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके कराहने की आवाज़ों में कमी वाक़ई हो गई थी। तभी मुझे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। आंखें खोल कर देखा
तो सामने अम्मी बेयकीनी से मुझे देख रही थी। अब मेरी जब चारपाई की तरफ नजर पड़ी तो मेरा नाम सजीला है। हम 2 बहनें हैं और हमारा एक भाई है। मैं उन दोनों से बड़ी हूँ। मैं एक मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे माँ बाप ने सारी ज़िंदगी मेहनत और जिद्दोजहद करके हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और किसी काबिल बनाया। मेरे अब्बू एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं। दादा की बहुत सारी ज़मीनें थीं, मगर मेरे अब्बू को हमेशा से पढ़ने लिखने का शौक़ था और उन्होंने ज़मीनों पर काम करने की बजाय पढ़ने लिखने को तरजीह दी थी। मेरे ताया और छोटे चाचू दादा अब्बू के साथ ज़मीनों पर काम करते थे और यूं ज़मीनों की ज़्यादातर कमाई उनके हिस्से में ही जाती थी। और फिर अब्बू ने शहर में ही शादी कर ली और शहर में एक घर किराए पर ले लिया। अक्सर ज़मीनों की आमदनी का कुछ हिस्सा अब्बू को भी दे दिया जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने कमी वाक़ होती गई। और जब दादा अब्बू का इंतकाल हो गया तो इसके बाद अब्बू के तकाजा करने पर उन्हें थोड़ी बहुत रकम दे दी जाती थी, ये कहकर कि सारा काम काज तो हम लोग करते हैं और मेहनत तुम ले जाते हो। हम भी बाल बच्चों वाले हैं, हमारी भी 100 ज़रूरियात है। हम तुम्हारी तरह नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी तमाम ज़रूरियात इसी ज़मीन से ही पूरी कर रहे हैं। तुम्हें हमारा एहसास करना चाहिए। और उनकी बात सुनकर अब्बू खामोश हो जाते थे। तब उनसे ये कभी नहीं कह पाते थे कि इसमें मेरा भी उतना ही हिस्सा बनता है जितना कि आप लोगों का, मगर इसके बावजूद भी आप मामूली सी रकम मेरे हाथ पर रख देते हैं। मैं भी खामोशी से ये रकम इसीलिए ले लेता हूँ क्योंकि यह रकम मेरी बहुत सारी ज़रूरियात में काम आ जाती है। मगर अब्बू ने भी उनसे तकाजा करना छोड़ दिया था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमारे घर में आना जाना भी छोड़ दिया। हम जो साल के साल छुट्टियों में गांव जाते थे, अब वो सिलसिला भी छूट गया था। अब्बू की नौकरी भी छूट गई थी। वो दिन बहुत ही ज़्यादा परेशानी के थे। हर वक्त अब्बू निढाल और परेशान नजर आते कि अब क्या होगा। अपने भाइयों से वो मदद मांगना नहीं चाहते थे। ऐसे में अम्मी ने ज़बरदस्ती अब्बू से जॉब करने की इजाज़त ले ली थी। अब्बू ने यह कहकर अम्मी को इजाज़त दे दी कि जब तक मेरी दोबारा नौकरी बहाल नहीं हो जाती तब तुम ये नौकरी छोड़ दोगी। अम्मी ने भी वादा कर लिया। मगर जब अब्बू को एक कंपनी में जॉब मिल गई तो अम्मी ने यह कहकर अब्बू को खामोश करवा दिया कि ऐसे हमारे बच्चों की ज़रूरियात पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरी हो जाएंगी और हम दोनों मिलकर अपना घर भी बना लेंगे। अब हम सारी ज़िंदगी किराए के घर पे तो नहीं रह सकते। अम्मी के समझाने पर अब्बू ने भी ये बात समझ ली थी, मगर उन्हें अम्मी का एहसास था कि घर के कामकाज के साथ बाहर की नौकरी करना इतना आसान काम नहीं था। मगर अम्मी ने ये सब कुछ खुश उसलूबी से सरअंजाम दिया था। अब मैं घर के कामों में अम्मी की मदद भी कर दिया करती थी। अब जो जो हम बड़े हो रहे थे तो हमारी पढ़ाई के साथ साथ बाकी अखराजात भी बढ़ रहे थे। ऐसे में अम्मी के जॉब करने से घर के अखराजात काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहते थे। मगर इतने साल मेहनत करने के बाद भी इतने पैसे जमा नहीं हो पाए थे कि अपना घर बना सकते। मैं FA करने के बाद दर्स निज़ामी के साथ मुंसलिक हो गई थी। मैंने आलमा का कोर्स किया था। मैं चाहती थी कि मैं बाज़ाब्ता उसी दर्स में आलमा के फ़राइज़ सर अंजाम दूँ। मगर उन्हीं दिनों हमारे घर में ताया और चाचू दोनों आए तो वो दोनों ही बहुत शर्मिंदा से थे। उन्होंने अब्बू से अपने रवैये की माफ़ी मांगी और फिर अब्बू के हाथ पर अच्छी खासी रकम रखी। कहने लगे कि ये तुम्हारा हिस्सा है जो हमने तुम्हें नहीं दिया था। हमने कुछ ज़मीनें बेच दी थी क्योंकि वो फसल अच्छी नहीं दे रही थी, मगर इसके बावजूद भी काफ़ी ज़मीनें हैं जिनसे अच्छा खासा गुजारा हो रहा है। मगर ये बात हमने तुम लोगों से छुपाई थी। मगर यकीन मानो हम लोग तब से एक दिन भी सुकून का नहीं गुजार पाए। कभी किसी एक मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं तो कभी दूसरी मुसीबत में। मुझे लगता है कि तुम्हारी हम लोगों को लगी है, इसीलिए हम तुम्हारा हक तुम्हें देने के लिए आ गए। अब्बू ने कहने लगे कि मैंने कभी आप लोगों को बद्दुआ नहीं थी, ना ही कभी आप लोगों के बारे में गलत सोचा। अब्बू ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया, मगर ताया ने ज़बरदस्ती अब्बू के हाथ में वो पैसे रखे। कहने लगे कि ये तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हक है। हमें ये एहसास करना चाहिए था कि तुम नौकरी पेशा इंसान हो। तुम्हारी आमदनी महदूद है और अखराजात भी हमारी निस्बतन ज़्यादा है क्योंकि तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं और इस महंगाई के ज़माने में गुजारा करना मुश्किल काम है। ताया और चाचू के जाने के बाद अब्बू ने जब वो पैसे गिने तो वो अच्छी खासी रकम थी और फिर उसमें कुछ अपनी सेविंग मिलाकर
और अम्मी ने अपना जेवर बेच दिया। वो रकम मिलाकर इतने पैसे बन गए थे कि अब्बू एक घर खरीद सकते थे। अम्मी बहुत खुश थी। हर वक्त वो यही दुआ करती रहती थी कि अब्बू को कोई अच्छा सा मकान मिल जाए। और फिर इस इलाके में अब्बू को एक घर मिला। वो घर हम लोगों को भी बहुत पसंद आया था। ये घर जितना खूबसूरत था, हमें उतनी ही मुनासिब कीमत में मिल गया था। मगर उस घर के बारे में लोग तरह तरह की बातें बनाते थे। लोगों का कहना था कि इस घर के साथ वाला जो घर है वो आसेब ज़दा है। वहाँ पर अजीबो गरीब पुरस्कार मखलूक नजर आती है जो लोगों को खौफजदा भी करती है। और तभी तो आसपास वाले सारे मकान खाली हो गए थे। हमारे घर से अच्छे खासे फासले पर आबादी का सिलसिला शुरू हो जाता था। चूंकि अब्बू इन बातों पर कान नहीं धरते थे, इसीलिए उन्होंने इस बात को भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से भी निकाल दिया था। अम्मी का भी यही कहना था कि हम सब ही मसनून दुआओं के आती हैं, तो हमारे साथ कभी कोई मसला नहीं होगा। घर में कभी किसी के साथ भी कोई नामहसूस हरकत नहीं हुई थी और ना ही कभी किसी ने इस घर में किसी अनदेखे वजूद को महसूस किया था। मगर ये सब मेरे साथ हो रहा था। मुझे उस घर में एक नौजवान लड़का नजर आता था, मगर उसे देखकर मुझे किसी किस्म का खौफ का एहसास नहीं होता था। ये सब बातें तो मैंने महल्ले वालों से सुन रखी थी, मगर मुझे लगता था कि शायद यहाँ पर कोई है जो दूसरों की नज़रों से ओझल होकर रह रहा है। शायद वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहता, वो रूपोश होकर इस घर में रह रहा है। इसकी भी बहुत सी वजूहात हो सकती थी। ये भी हो सकता था कि वो कोई जेल से भागा हुआ मफरूर भी हो सकता था, या किसी और जुर्म में मुलविस इंसान भी हो सकता था, या ये भी हो सकता था कि वो कोई सच में ही पुरस्कार मखलूक हो। मगर मैंने इसको ज़्यादा अपने हवासों पर सवार नहीं किया था। मगर उस दिन मैं उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई थी। उस दिन लोड शेडिंग का मसला था। गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, हब्स महसूस हो रही थी और हम सभी छत पर बैठे हुए थे। छत पर काफ़ी हद तक गर्मी में कमी महसूस हो रही थी। मेरा तो अब घुटन और हब्स में नीचे जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। खाना भी हम लोगों ने छत पर ही खाया था। हम सब इधर उधर की बातें कर रहे थे जब जैन ने जिन भूतों का किस्सा छेड़ दिया। कहने लगा, आज स्कूल में मुझे लड़के कह रहे थे कि तुम लोग जल्द ही ये घर छोड़कर चले जाओगे, तुम लोग किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाओगे। तुम नहीं जानते कि कितने ख़तरनाक इलाके में तुम लोगों ने घर ले लिया है। तुम्हारे घर के साथ तो जिन्नात का बसेरा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से उन जिन्नात को देखा है। जैन की बात सुनकर मुझे अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। मेरी नज़र साथ वाले घर की तरफ उठ गई थी, जहाँ पर मैंने एक साया चलता हुआ देखा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। गो के उस घर के और हमारे घर के दरमियान 2 प्लॉट का फासला मौजूद था, मगर इसके बावजूद भी उस घर का सारा सहन साफ नजर आता था। अब मैं भी गैर महसूस अंदाज में उसी तरफ देखने लगी थी। अम्मी अब्बू ने जैन को डांट कर खामोश करवा दिया और फिर बातों का रुख दूसरी तरफ मुड़ गया था, मगर मैं उसी बारे में ही सोच रही थी। और फिर जब बिजली आ गई तो एक एक करके सब लोग नीचे जाने लगे, मगर अब मुझे ठंडी ठंडी फजा बहुत भली महसूस हो रही थी। मैंने अम्मी से कहा कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। उन लोगों के जाने के बाद मैं छत पर टहलने लगी थी। इस घर में आने से पहले मेरा मामूल था कि मैं रोज़ाना ही रात को सहनने या छत पर टहला करती थी और दिन भर होने वाली बातों के बारे में सोचा करती थी। मगर जब से मैं यहाँ पर आई थी, मेरा ये मामूल का सिलसिला टूट गया था। मगर अब मैंने सोचा था कि मुझे फिर से अपनी इस सरगर्मी को दोबारा से शुरू कर लेना चाहिए। चहलकदमी के दौरान मेरी नज़र उसी घर की तरफ उठ गई थी। छत पर एक लड़का खड़ा था जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे का रुख मेरी तरफ था और वो मुझे न जाने क्या इशारे कर रहा था। ये देखकर मैं डर गई कि अगर किसी ने देख लिया तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं वापस आने लगी थी जब अगला मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस लड़के ने छत से छलांग लगाई और हमारे घर की तरफ भागने लगा। मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मेरे कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। मैं अपनी जगह से हिलना चाह रही थी, नीचे जाना चाह रही थी, मगर जैसे अब मेरे कदम अपनी जगह पर मुंजमद होकर रह गए थे। मैं ना तो हिल पा रही थी और ना ही अब दोबारा अपने मुंह से आवाज़ निकाल रही थी। खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसा भला कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान छत से छलांग लगाए और वो फिर उठकर भागना शुरू कर दे?
यकीनन ये कोई और ही चक्कर था। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था और खौफ के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे अपने आसपास कुछ महसूस हो रहा था। अपने चेहरे के आसपास किसी की गर्म गर्म सांसों का एहसास हो रहा था और मैं चाह कर भी ना तो बोल पा रही थी और ना यहाँ से भाग पा रही थी। बेबसी की वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और फिर एकदम जैसे मैं अनदेखी कुव्वत से आज़ाद हो गई थी। आंखें खोलकर देखा तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मैं फौरन भागते हुए अपने कमरे में आ गई थी। मेरा सांस धुकने की मानंद चल रहा था। मुझे तेज़ बुखार हो गया था और फिर अगले कई दिन तक मैं दर्स में भी नहीं जा सकी थी। अम्मी हैरान थीं कि अचानक से मुझे क्या हो गया है, इतना तेज़ बुखार। और मैंने रात वाली बात अम्मी को भी नहीं बताई। न जाने क्यों मैं चाहने के बावजूद भी अम्मी को ये बात नहीं बता पाई थी। न जाने कौन सी अनजानी ताकत मुझे अम्मी से ये बात करने से रोक रही थी। इसके बाद दोबारा मैंने उस घर में ऐसी कोई बात नहीं देखी थी, मगर फिर कुछ दिन के बाद मुझे सफ़ेद कपड़ों में कोई लड़का नज़र आता और एकदम ही नज़रों से उछल हो जाता। इतना मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सब लोगों की बातें दुरुस्त थीं। यहाँ पर वाकई में कुछ था, मगर खुदा का ये शुक्र था कि उसने अभी तक हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की थी। मैंने बातों बातों में अम्मी से घर बदलने को कहा तो अम्मी कहने लगीं कि यहाँ पर हमें क्या मसला है, इतने अच्छे इलाके में घर मिल गया है और क्या चाहिए। और मैं अम्मी को ये नहीं बता पाई कि मुझे डर और खौफ किस बात का सता रहा है। अम्मी कहने लगी कि यकीनन तुम भी लोगों की बातों से खाइफ हो रही हो। बेटा, अपनी एहतियात हर इंसान को करनी चाहिए। खैर और शर तो हर जगह ही मौजूद रहता है। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि शाम से पहले घर वापस आ जाया करो, ताकि तुम्हें और जैन को इस हवेली के पास से ना गुजरना पड़े। और घर में तो हम लोग दुआओं का एहतमाम किए रखते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे घर में कोई भी शर दाखिल नहीं हो सकता। और मैं अम्मी की बात सुनकर खामोश होकर रह गई थी। और अब जब मैं ना चाहने के बावजूद भी इस हवेली में आ गई तो उस लड़के को देखकर मैं हैरान रह गई थी। न जाने ये कौन था। क्या इसने लोगों की बातों को नहीं सुना था जो वो इस हवेली के बारे में कहते थे? अगर सुन लेता तो शायद ही इस बच्चे को लेकर यहाँ पर ना आता। आंखें बंद करके मैं दम पड़ती रही और फिर अम्मी मुझे जोर से पुकारने लगी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? आंखें खोलकर देखा तो जिस जगह पर चारपाई पड़ी हुई थी अब वो जगह खाली थी। ना वहाँ चारपाई थी, ना वो लड़का और ना ही वो बच्ची, बल्कि मेरा हाथ फजा में मुअल्लक था। और ये देखकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं फटी फटी आंखों से कभी अम्मी की तरफ देख रही थी तो कभी उस जगह की तरफ जहाँ पर अभी वो बच्ची खड़ी थी। और हवेली के दरवाज़ों पर भी ताले लगे हुए थे। अभी तो वो दोनों यहाँ पर थे, अभी एकदम कैसे गायब हो गए? मैं भागते हुए अम्मी के पास आई। मेरा सांस तेज तेज चल रहा था। क्या बात है सजीला, क्यों तुम यहाँ पर इस हवेली में आई हो? मैंने तुम्हें हमेशा मना किया है कि इस हवेली के पास से शाम को मत गुजरा करो, जल्दी घर वापस आ जाया करो। मेरी बातों का तुमने ये असर लिया है कि तुम सीधा इस हवेली के अंदर ही दाखिल हो गई। मैं बुरी तरह से खौफजदा हो गई थी। अब अम्मी को क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। लाख चाहने के बावजूद भी मैं दिल की बात अपनी ज़बान पर नहीं ला पा रही थी। अम्मी बहुत गुस्से में खड़ी थी। वो मुझे खींचते हुए अपने साथ घर में लेकर आ गई थी। और तब मेरी छत पर नज़र पड़ी जहाँ पर वो बच्ची खड़ी थी। वो हाथ के इशारे से मुझे खुदा हाफिज कह रही थी। खौफ की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी, क्योंकि एकदम ही वो बच्ची नज़रों के सामने से गायब हो गई थी। और एक बार फिर से मैं बुरी तरह से बुखार में तड़प रही थी। अम्मी मेरे माथे पर पानी की पट्टियाँ रख रही थी और मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। जब मैंने मना भी किया है तो तुम पे मेरी बात असर क्यों नहीं करती? मुझे बताओ कि तुम क्यों इस हवेली में गई थी? अम्मी बार बार मुझसे ये सवाल पूछ रही थी और मेरे पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था। सच तो ये था कि मैं उन्हें कोई बात बताकर उन्हें खौफजदा नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे जहन से वो लड़की और उस लड़के का सरापा दोनों ही नहीं निकल रहे थे। मैं उनके बारे में सोचकर पागल हो रही थी। इसके बाद कई बार मैंने दो लोगों को उस हवेली में दाखिल होते हुए देखा था। वो हवेली के सहन में बैठकर आलती पालती मारकर न जाने क्या करते रहते थे
और ये मंजर तो मेरे अलावा अब्बू और जैन ने भी देखा था। उस दिन अब्बू घर आए तो कहने लगे कि उस हवेली में एक आमिर का आना जाना शुरू हो गया है। मुझे यकीन है कि अब वो जो कोई भी है यहाँ से भाग जाएगा या वो आमिर की कैद में चला जाएगा। अब्बू की बात सुनकर अम्मी ने गहरा सांस लिया। कहने लगी, मुझे तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इन्होंने झूठ और फरेब का लिबादा ओढ़ रखा होता है। खुद को आमिर कहते हैं, दूसरों से पैसे ऐंठते हैं, जबकि इनके पल्ले कुछ भी नहीं होता। अब्बू कहने लगे कि तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही हो रहा है आजकल। मगर जहाँ पर गलत लोग हैं वहीं पर अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, और उनमें कुछ इल्म वाले भी मौजूद हैं जो सच में ही उन मखलूक़ात से निपटने का हुनर भी जानते हैं। बस दुआ करो कि वो जो कोई भी है उस आमिर के हाथ लग जाए और यूं उस हवेली को उससे निजात मिल जाएगी। फिर आसपास में भी आबादी आना शुरू हो जाएगी। अब्बू की बात सुनकर मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा था। न जाने क्यों ऐसा लगने लगा था कि ये सब गलत हो रहा है। और इसके बाद मैंने भी उस आमिर को उस हवेली में देखा था। उस दिन भी मैं छत पर चहलकदमी कर रही थी जब उस हवेली से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें बढ़ने लगी थी। मैं अब हवेली की तरफ उचक उचक कर देख रही थी, मगर वहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। अब्बू भी छत पर आ गए। कहने लगे, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? मैंने हवेली की तरफ इशारा किया तो अब्बू भी उस तरफ मुतवज्जे हो गए। और फिर थोड़ी देर के बाद हमने एक शख्स को भागते हुए हवेली से देखा था। अब्बू ने गहरा सांस लिया। कहने लगे कि यकीनन उस मखलूक ने आमिर को घर से भगा दिया है। और ये सुनकर मुझे अजीब से सुकून का एहसास हुआ था। और फिर अजीब अजीब तरह के लोग उस हवेली में आने लगे थे। शायद उनका मकसद उस मखलूक को अपने काबू में करना था, या शायद वो इस हवेली को उससे पाक करना चाहते थे। उनका क्या मकसद था, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, मगर मुझे बार बार दिल में ये एहसास पैदा हो रहा था कि ऐसा न हो कि वो इस मखलूक के साथ कुछ गलत करे। जो भी था उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन अगर उसने मुझे अपनी हवेली में बहाने से बुलाया था तो उसने मुझे खुद को दम डालने का कहा था, क्योंकि वो उस वक्त तकलीफ से तड़प रहा था। मेरे दम डालने से उसकी तकलीफ में अफाका हो गया था। मैंने तो अनजाने में उसकी मदद की थी, और मुझे इतना मालूम था कि इन लोगों को जब तक नुकसान न पहुंचाया जाए ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, और मैंने तो उसकी मदद की थी। वो लोग भला मुझे क्यों कर नुकसान पहुंचा सकते थे? उस दिन फिर से मुझे दर्स से वापस आते हुए देर हो गई थी। आज भी जैन मुझे लेने के लिए नहीं आया था। अम्मी ने कहा था कि अगर तुम्हें देर होगी तो मैं तुम्हारे अब्बू को भेज दूंगी, मगर तब तक तुम वहाँ पर बैठकर इंतज़ार करना। मगर इतनी देर तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी। जानती थी कि अगर अब्बू यहाँ पर आए भी तो भी वो मगरिब के बाद ही पहुँचेंगे। मगर आज मैं बहुत थक गई थी। मैं घर जाकर आराम करना चाहती थी। जब भी मैं घर वापस आ गई थी, हवेली के पास से गुजरने लगी तो दरवाजे पर मैंने उसी लड़के को खड़े देखा था। उसे देखकर मैं डर गई। कौन हो तुम और मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मेरे चेहरे पर खौफ देखकर वो कहने लगा, मैं इस वक्त खुद तकलीफ में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो नम आंखों से मुझे देखते हुए कहने लगा, इतना तो मुझे अंदाज़ा था कि वो कोई इंसान नहीं है, वो दूसरी मखलूक है, और उसके साथ अकेले उस पुरअसरार हवेली में जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मगर वो दर्द और तकलीफ से कराहने लगा। कहने लगा कि मेरा सर फट जाएगा, तुम अगर मुझे दम डाल दो तो मेरी इस तकलीफ से निजात मिल जाएगी। मैंने अपने घर की तरफ नज़र दौड़ा कर देखा। अगर अम्मी की मुझ पर नज़र पड़ गई तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। वो भी जैसे मेरे ख्यालात जान गया था। कहने लगा कि तुम्हारी अम्मी इस वक्त किचन में मसरूफ़ है, वो फ़ोन पर किसी से बात भी कर रही हैं, उनका ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं है। बस 2 मिनट की बात है, मेरी मदद कर दो। और उसके यूं कहने पर मैं उसके साथ हवेली में आ गई थी, और फिर वो सामने ही पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा कि जल्दी से मुझे दम डाल दो, मुझसे ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही। और फिर जब मैंने उसके माथे पर हाथ रखकर दम डालना शुरू किया तो मेरा हाथ बुरी तरह से जलने लगा था। तकलीफ़ की शिद्दत से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो कहने लगा कि तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी होगी, मगर इसका अजर तुम्हें अल्लाह की ज़ात ही देगी।
जब काफ़ी देर गुजर गई तो एकदम मेरा हाथ दोबारा से नॉर्मल हालत में आ गया था। आंखें खोलकर देखा तो वहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने घर की तरफ आ गई। अम्मी ने मुझे देखा तो कहने लगी कि तुम्हें मैंने मना भी किया था कि अकेली मत आना। अम्मी से मैंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा आराम करने को दिल चाह रहा था। आज भी मैंने अम्मी से ये बात छुपा ली थी। गो के बचपन से ही मैं हमेशा छोटी से छोटी बात अम्मी को बताने की आदी थी, मगर न जाने क्यों ये बातें मैं अम्मी से छुपा जाती थी। मुझे लगता था कि ये बात मुझे अम्मी से क्या सब लोगों से छुपानी चाहिए, और ऐसा क्यों था मैं ये समझने से कासिर थी। उन्हीं दिनों ताया अब्बू का फिर से हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया था। वो अब्बू से कहने लगे कि मैं सजीरा को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ, मगर मैं गांव में नहीं रहना चाहती थी। तभी यह बात सुनकर मैं परेशान हो गई। अम्मी ने जब मुझसे मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने अपनी बात साफ साफ अम्मी तक पहुंचा दी। वो कहने लगी कि रमीज़ एक पढ़ा लिखा नौजवान है, उसे भी गांव की ज़िंदगी पसंद नहीं है, और मैंने सुना है कि वो तो अच्छी पोस्ट पर जॉब पर लग गया है, वो शहर में ही रहता है। मुझे यकीन है कि शादी के बाद भी वो शहर में ही रिहाइश रखेगा। अम्मी से मैंने कहा कि पहले आप ये बात उनसे क्लियर कर लें ताकि बाद में कोई मसला ना बने। मुझे बस गांव की ज़िंदगी पसंद नहीं है, बाकी जो आपकी रजामंदी हो मैं उसी में राज़ी हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी मुस्कुराती थी, और फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने बताया कि ताया अब्बू लोगों को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि रमीज़ खुद भी इस शहर में ही रहना चाहता है। और ये सुनकर मुझे इत्मीनान का एहसास हुआ था। जिस दिन से अब्बू के ताया के साथ ताल्लुकात बहाल हुए थे और मेरी रमीज़ के साथ बात पक्की हुई थी, उस दिन से अब्बू बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगे थे, वरना इससे पहले वो हमेशा मेरी वजह से परेशान ही रहते थे कि न जाने मुझे कैसे लोग मिलेंगे। अब उनकी ये परेशानी दूर हो गई थी। इसके बाद 2 से 3 बार वो नौजवान लड़का मेरे पास आया। वो जख्मों से निढाल था और तकलीफ से बुरी तरह से कराह रहा था। उसे अपने कमरे में देखकर मैं बुरी तरह से बौखला गई थी। मैं जानती थी कि वो कोई आम इंसान नहीं है, मगर न जाने क्यों मैं उसे देखकर हमेशा हमदर्दी में मुब्तला हो जाती थी। इस बार मैंने उसके जख्मों की मरहम पट्टी की तो वो कहने लगा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने हमेशा मेरी मदद की है। तब मैं मुस्कुरा कर रह जाती थी। उस दिन हम लोग अपने कमरों में आराम और सुकून से सो रहे थे जब एकदम बाहर से शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। इस कदर चीखो पुकार थी कि हम सब लोग ही हड़बड़ा कर उठ बैठे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ें कहाँ से सुनाई दे रही हैं। हम लोग भागते हुए जब छत पर आए तो ये आवाज़ें उसी घर से ही सुनाई दे रही थी, और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। ये देखकर अब्बू ने अपना सर थाम लिया, कहने लगे कि अब यहाँ पर रहना फजूल काम है। जब सब कुछ हमने अपनी आंखों से देख लिया, हमें मालूम हो गया है कि इस घर में असरात है, तो हम यहाँ पर नहीं रह सकते। मैं ये घर बेचकर किसी और इलाके में घर ले लेता हूँ। मगर मसला ये था कि ये घर खरीदेगा कौन, और हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि हम किसी और इलाके में मज़ीद रकम लगाकर घर खरीद लेते। मगर अब मजबूरी थी कि हमें यहीं पर ही रहना था। और फिर वो सब लोग शोर मचाते चीखते चिल्लाते उस घर से निकल गए थे। अब हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पर ढेर सारे लोग आते और इसी तरह से चीखते चिल्लाते वहाँ से निकल जाते थे। एक दिन ताया अब्बू हमारे घर में ही रह रहे थे, और जब उन्होंने ये सारी आवाज़ें सुनी तो वो भी परेशान हो गए। जब अम्मी अब्बू से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आसेद ज़दा हवेली है, और ये आमिर हजरात शायद उन मखलूक़ात को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो मखलूक शायद उनसे ज़्यादा ताकतवर है जो उनके काबू में नहीं आ रही। तब ताया अब्बू कुछ सोचने लगे, कहने लगे कि ऐसी जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं है, आप लोग कहीं और घर क्यों नहीं ले लेते। अब्बू ने सारा मसला उनके सामने रखा तो कहने लगे कि तुम ये घर बेचने की कोशिश करो और जो पैसे कम पड़ जाएं वो मुझसे ले लो। अब्बू उधार लेने के कायल नहीं थे, मगर ये शुक्र था कि एक एजेंट के घर खरीदने पर तैयार हो गया था, और फिर कुछ दिनों के बाद ही हम एक दूसरे इलाके में आ गए थे। ये घर पिछले घर की निस्बतन छोटा था, मगर यहाँ पर पुरसुकून माहौल था। आसपास के लोग भी बहुत अच्छे और मिलनसार थे। यहाँ पर आकर हम सुकून से रहने लगे थे, मगर मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगता था। बार बार मेरा ध्यान उसी घर की तरफ चला जाता
और उसी लड़के के बारे में सोचती रहती कि न जाने वो कौन था और वो किस हाल में होगा। मैंने कई बार उसके जख्मों की मरहम पट्टी की थी। कई बार जब वो तकलीफ से कराह रहा था तो उसके सर को दम डाला था। मैं गैर इरादी तौर पर उसी के बारे में ही सोचती जा रही थी। और अब मैंने इस इलाके में आकर नए सिरे से एक दर्स में आलमा के फ़राइज़ अंजाम देने शुरू कर दिए थे। खुशी मुझे इस बात की थी कि मेरे होने वाले शौहर को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। अगर मैं चाहती तो मैं अपनी शादी के बाद भी अपने इस शौक़ को जारी रख सकती थी। उस दिन जब मैं दर्स से वापस आ रही थी तो तभी मैंने रास्ते में उसी नौजवान को देखा था, मगर वो पहले की निस्बत काफ़ी खुशहाल नज़र आ रहा था। उसकी सेहत भी अच्छी हो गई थी और वो मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। उसने जब मेरा हाल अहवाल पूछा तो मैं उसे एकदम अपने सामने देखकर डर गई थी और वो मेरा डर देखकर कहने लगा कि आपके मुझ पर बहुत से एहसानात हैं, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। इस वक्त पास से इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे। मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ किसी ने यूं बात करता देख लिया तो न जाने वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं घर चलती हूँ, मैं बदनामी मोल नहीं लेना चाहती। मेरी बात सुनकर वो खुलकर हंसा। शायद आप भूल रही हैं कि मैं एक जिनजात हूँ और मैं आपके अलावा यहाँ पर किसी को भी नज़र नहीं आ रहा। जब तक न खुद ना चाहूँ कोई मुझे नहीं देख सकता। उसकी बात सुनकर एक अजीब सी सनसनी मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगी तो वो भी मेरे साथ चलने लगा। कहने लगा, क्या आपको मेरे बारे में जानने का तजस्सुस नहीं होता कि मैं उस हवेली में क्यों रह रहा था और वहाँ पर ये सब क्यों हो रहा था, और वो कौन लोग थे जो हवेली में आते थे और मैं उन्हें मारकर हवेली से क्यों कर भगाता था। मैंने एक गहरी सांस ली। कहने लगी कि मैं तो ये सब जानना चाहती हूँ, मेरे दिल में भी तजस्सुस है, मगर क्या तुम मुझे ये सब बताना पसंद करोगे। वो कहने लगा कि ये हवेली शुरू से ही ऐसी नहीं थी। यहाँ पर जो लोग रहते थे वो बहुत ही अच्छे थे। मैं बचपन से ही इस हवेली में रह रहा था। इसी हवेली के सहन में खेल कूद कर मैं उनके बच्चों के साथ पड़ा हुआ था। मगर एक दिन जब उस हवेली के मालिक की हार्ट अटैक से मौत वाक़ई हो गई तो इसके बाद उसकी बीवी और बच्चे दुनिया में अकेले रह गए थे और यूं उस घर के मालिक के रिश्तेदारों ने उस हवेली पर कब्जा कर लिया। बेवा और उसके बच्चों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया और खुद उस हवेली पर काबिज हो गए। ये सब मेरे लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं था। मैं जानता था कि वो लोग बहुत अच्छे थे और अब तो वो मजलूम थे और किसी यतीम का हक खाना बहुत ही गलत बात है। तब भी मैंने उन लोगों को उस हवेली में डराना धमकाना शुरू कर दिया था और फिर इसके बाद वो लोग तो हवेली छोड़कर चले गए, मगर एक के बाद एक वो ये हवेली किराए पर देते रहे। मगर मैं किसी को भी यहाँ पर टिकने नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सब लोग ये हवेली छोड़कर चले जाएं और जो हवेली के असल मालिक है, हकदार है, वो हवेली में वापस आ जाए। और यूं मैं उन सब लोगों को खौफजदा करके यहाँ से भगाता रहा, मगर उस कब्जा माफिया पर कोई बात असरअंदाज ही नहीं हो रही थी। और फिर आसपास के लोग भी यहाँ से जाने लगे। हालांकि मैंने उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई थी, कभी किसी का नुकसान नहीं किया था, मगर इसके बावजूद भी ये हवेली यहाँ पर आज से ज़्यादा मशहूर हो गई थी। जो किराएदार यहाँ पर रहते थे उन्होंने ही इस हवेली को पुरस्कार मशहूर किया था ताकि कोई और यहाँ पर आकर न रह सके। और यूं ये हवेली आबाद होने के बजाय गैर आबाद रही और जिन लोगों ने कब्जा किया था वो ना तो इसको बेच पा रहे थे, ना किराए पर दे पा रहे थे और ना ही खुद उस हवेली में रह सकते थे। और फिर कुछ आमिल हजरात को उन्होंने मुझे उस हवेली से निकालने के लिए हवेली में अमल करने के लिए भेजना शुरू कर दिया था। कुछ आमिल ताकतवर थे जिनके साथ मुकाबला करते करते मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। मुझे सर में दर्द हो जाता था, कभी मैं ज़ख्मों से निढाल हो जाता था और जब मेरी तकलीफ़ बढ़ जाती थी तो तुम्हारी मदद से मेरी वो तकलीफ़ ज़ाइल हो जाती थी और मैं फिर से उन फरेबी आमिलों का मुकाबला करने में कामयाब हो जाता था। अब जब मैंने एक एक करके उन सब आमिलों को वहाँ से भगा दिया तो तब उन लोगों ने वो हवेली वापस उसी औरत को दे दी, क्योंकि वो चाहते थे कि वो औरत और उसके बच्चे मेरे अताब का निशाना बनकर मर जाएं, जबकि मैं तो उनका खैर खा था। उनके साथ मैं गलत कैसे होने दे सकता था।
अब वो औरत और उसके बच्चे दोबारा से उसी हवेली में आकर रहने लगे हैं और मैंने उन्हें कभी भी तंग करने की कोशिश नहीं की। उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब जब से मैंने हकदार को उसका हक वापस पहुंचा दिया है तो मेरा यहाँ पर रहने का कोई जवाब नहीं बनता। मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा था, सोचा जाते जाते मैं तुमसे मिल जाऊं, तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूं कि तुमने मेरी बहुत मदद की और तुम्हें इस बात की भी यकीन दहानी करवाऊं कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे अपने साथ पाओगे। मुझे आज मालूम हुआ था कि वो एक बुरा जिन नहीं था बल्कि वो एक अच्छा जिन था जो ये सब हकदार को उसका हक देने के लिए कर रहा था। उसका मकसद गलत नहीं था और ना ही वो कुछ गलत करना चाहता था। और फिर एक दिन अम्मी मुझे कहने लगी कि हमारा अब तुम्हारा जल्द से जल्द शादी करने का इरादा है और ताया अब्बू भी शादी करने पर जोर दे रहे हैं। गो के ताया अब्बू ने अब्बू को जहेज देने से मना किया था। उन्हें कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी तकल्लुफात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सजीला मेरी बेटी है और मैं इसे अपनी बेटी बनाकर ही हवेली में लेकर जा रहा हूँ। अगर मुझे मालूम हुआ कि तुम जहेज के तकल्लुफ में पड़ गए हो तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। अब्बू उनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दिए थे मगर वो बेटी को खाली हाथ रुखसत करने के हक में नहीं थे। अब्बू इस बात पर हैरान थे कि अल्लाह ने गैब से उनकी मदद की थी और ऐसे रकम का बंदोबस्त किया था कि अब्बू खुद भी हैरान रह गए थे। उन्होंने तमाम मामलात खुश असलूबी से सरअंजाम दिए थे और मुझे हर वो चीज़ जहेज में दी थी जो देने के बारे में वो ख्वाहिश रखते थे। और इस सब का बंदोबस्त कैसे हुआ था, अम्मी अब्बू आज भी इस बात पर हैरान थे। मगर मैं जानती थी कि दर हकीकत अल्लाह के हुक्म से वो जिनजात भी हमारी मदद कर रहा था क्योंकि उसने मुझसे मुश्किल वक्त में मदद करने का वादा किया था। और शादी के बाद मैं अपने घर में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आज भी जब भी मुझ पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो न जाने कैसे मैं उस मुश्किल से निकल जाती हूँ कि मैं खुद भी हैरान रह जाती हूँ। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।